नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्वथनांक उन्नयन, इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। और इस टॉपिक से पहले अपन ने वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब अवनमन तथा परासरण दाब में संबंध, ये हम 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक से तात्पर्य आप जानते हो कि किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर वो द्रव उबलने लगता है, सामान्यतः वो उसका क्वथनांक कहलाता है। और उन्नयन जो शब्द है यहाँ पर वृद्धि से संबंधित माना जाता है, यानी उन्नयन यानी वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये मानते हैं कि हमारे पास ये कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड पदार्थ, ठीक है। इस लिक्विड पदार्थ को हम इतना गर्म करते हैं कि इसका जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर। यानी किसी द्रव को हम इतना ताप दें जिससे कि उस द्रव का वाष्प दाब जो है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ पर अपन क्वथनांक को डिफाइन कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सामान्यतः जो जल है H2O, इसका जो क्वथनांक है वो हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तात्पर्य ये है कि जो जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मान पर उबलने लग जाता है। और उबलने के दौरान जो यहाँ पर जल की वाष्प जो बनती है, उस वाष्प के द्वारा जल की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वो सामान्यतः कहलाता है पराशर दाब से संबंधित हो जाएगा, द्रव स्थितिक दाब हो जाएगा। तो वो जो दाब है जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को अपन सामान्यतः क्या बोल देते हैं, क्वथनांक कह देते हैं। अब देखो, यदि इस जल में हम कोई पदार्थ मिला दें, यानी इस जल में अपन ने क्या मिला दिया, कोई पदार्थ मिला दिया और इसको घोल दिया। घोलने के बाद में हम जानते हैं कि ये सामान्य क्या बनता है, विलयन बनता है। ये सामान्य विलयन बनता है। यदि जल की बात करते हैं तो जल का जो वाष्प दाब होता है, जल का वाष्प दाब जो होता है, इसको मैं सामान्यतः यहाँ पर मान लूं P0 के रूप में,
और पदार्थ प्लस H2 मिला दिया, उसके बाद में बना विलयन। तो विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब को अपन सामान्य डिफाइन करते हैं किससे, पीएस से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से क्या रहता है, अधिक रहता है, विलयन के वाष्प दाब से अधिक रहता है। यदि हम विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, T फॉर टेम्परेचर, T फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो विलयन का वाष्प दाब को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं T से, विलायक का वाष्प दाब P नॉट और क्वथनांक T भी है, और विलयन जो बना है उस विलयन का वाष्प दाब तो है PS और उसके क्वथनांक को अपन ने डिफाइन कर दिया TC। अब देखो, जब अपन ने जल में कोई पदार्थ मिलाया, विलयन बना लिया, तो विलयन बनाने के बाद में हम जानते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या रहता है, हमेशा कम रहता है। यदि विलयन के वाष्प दाब को हम वायुमंडलीय दाब के बराबर करना चाहें तो उस स्थिति में हमें टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन का जो क्वथनांक है वो विलायक के क्वथनांक से क्या रहता है, अधिक रहता है। तो अपन ये मानते हैं अधिक में से जब कम को घटाया जाता है, यानी ये तो हो गया हमारे पास विलयन का ताप, और इस विलयन के ताप में से हम विलायक के ताप को घटा देते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो सामान्यतः डेल्टा टीबी के रूप में लेते हैं। अब ये जो डेल्टा टीबी है ये कहलाता है क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक उन्नयन। दोबारा देखो, विलायक का जो वाष्प दाब है वो है P नॉट, और ये जो विलयन है इस विलयन का वाष्प दाब होता है PS। सामान्यतः विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, तो P नॉट माइनस PS करते हैं अपन, तब वो अंतर आता है, वो वाष्प दाब अवनमन आता है। अब देखो कि यदि हम विलयन के वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय जो चारों ओर का जो वायुमंडलीय दाब रहता है उसकी बराबर करते हैं, तो उस स्थिति में हमको टेम्परेचर की अधिक आवश्यकता होगी। वो टेम्परेचर हमें विलायक के वाष्प दाब से, विलायक के क्वथनांक से भी अधिक चाहिए। तो वहां पर जो हमारे पास जो मान आता है विलयन का क्वथनांक वो विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, अधिक में से हम जब कम को घटा देते हैं तो हमारे पास जो अंतर आता है वो डेल्टा टीबी के रूप में आता है। ये डेल्टा टीबी जो है ये क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में जो संबंध निकाला जाता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है वो हम इसमें आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्वथनांक उन्नयन एवं अणुभार में संबंध, क्वथनांक उन्नयन एवं अणुभार में संबंध, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो विलयन का एक अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म और विलयन के अणुभार में क्या संबंध रहता है उस चीज को अपन यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों में संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाष्प दाब और
टेम्परेचर के मध्य में हम आगे खींचते हैं। तो इधर तो मैं ले लेता हूँ वाष्प दाब, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं टेम्परेचर क्वथनांक। तो क्वथनांक तो इधर बढ़ेगा और वाष्प दाब इधर बढ़ेगा, ठीक है। अब अपन ये मान लें कि इस बिंदु पर विलायक का जो वाष्प दाब है वो है P0। तो विलायक का वाष्प दाब किस टेम्परेचर पर वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो उस स्थिति को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं कि यहाँ पर ये स्थिति है मेरे पास टीबी के रूप में, विलायक का टेम्परेचर। यानी इन दोनों को अपन यहाँ पर इस डॉटेड लाइन के द्वारा मिला। अब यहाँ पर ये जो बिंदु आता है ये सामान्यतः इन दोनों की साम्य अवस्था को शो करता है। ये इसकी साम्य अवस्था को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सामान्यतः इसके लिए लिखा है मैंने, ये तो हो गया हमारे पास विलायक का वाष्प दाब और ये हो गया विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर विलायक का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के किस टेम्परेचर पर बराबर रहता है वो इसकी साम्य अवस्था के रूप में हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि यदि मैं इसमें कोई विलय मिला दूं, पदार्थ मिला देता हूं विलायक में, तो पदार्थ मिलाने पर कोई भी विलय मिला दिया, कोई भी पदार्थ मिला दिया, तो पदार्थ मिलाने पर अब हमें पता है कि जो विलयन बनता है उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो कम कितना आ जाएगा, तो उस कमी को डिफाइन करने के लिए हम इस रेखा को यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास विलयन फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब इस विलयन फर्स्ट के वाष्प दाब को विलायक या वायुमंडल के दाब के बराबर करना है। तो इसको जब हम उसके बराबर करेंगे तो उस स्थिति में हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उस टेम्परेचर को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसके बराबर करना है, इसके बराबर करेंगे तो इस लाइन को हम डॉटेड लाइन के द्वारा नीचे मिला देते हैं। तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा वो सामान्यतः आ जाएगा T1 के रूप में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक और विलय और ले लिया, एक विलयन और बना दिया। उस विलयन के लिए हमें जब अपन ने इसमें एक और विलयन बनाया तो विलयन का उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो थोड़ा अपन ने सांद्र बनाया। तो सांद्र बनाने के कारण उस सांद्र विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से तो और भी कम हो जाता है। तो वो कितना कम हुआ हमारे पास, वो इतना कम हुआ, अब उसको अपन ने यहाँ पर P2 के रूप में डिफाइन कर दिया। अब इस सेकंड जो विलयन बन रहा है, इस सेकंड विलयन के वाष्प दाब को अपन को वायुमंडलीय दाब के क्या करना है, बराबर करना है। तो इसे कितना टेम्परेचर देंगे हम, तो उस टेम्परेचर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेखा को यहाँ पर मिला देते हैं। तो ये रेखा आ जाएगी हमारे पास T2 के रूप में, ये टेम्परेचर हो गया हमारे पास इसके रूप में, T2 के रूप में। अब देखिए यहाँ पर इसे तो मैं ले लेता हूँ A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, इधर से D और E, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा सा आरेख जो है इसको अपन, चलो ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो है इससे संबंधित रहता है। इस तरीके से हमारे पास एक आरेख बनके तैयार होगा। अब देखो यहाँ पर यदि इन त्रिभुजों को हम इस तरीके से सीधी रेखा के रूप में प्राप्त करें, इसके रूप में प्राप्त कर लें, सीधी रेखा के रूप में यदि इनको हम प्राप्त करें, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बनते हैं। एक तो बनता है त्रिभुज A B B,
एक बनता है हमारे पास त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भुजा AD अपॉन AE भुजा AB अपॉन AC के बराबर है। यानी ये भुजाओं का जो अनुपात है वो एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। ये जो है उससे पहले आप लोग देखो यहाँ पर ये जो रेखा है ये तो है हमारे पास किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये है हमारे पास विलयन फर्स्ट के लिए। यहाँ पर देता हूँ मैं सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन सेकंड। बस आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये अधिक सांद्र है, ये कम सांद्र है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अधिक सांद्र, अधिक सांद्र, और ये है कम सांद्र, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज एक दूसरे की क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों से आप ये संबंध निकाल सकते हैं कि भुजा AD अपॉन AE बराबर है भुजा AB अपॉन AC। तो ये संबंध हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर देखो इनका अंतर निकालना है। AD विलायक का वाष्प दाब हमारे पास विलेय की वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है, तो P0 माइनस P1, P0 माइनस P1 अपॉन AE, तो P0 माइनस P2, P0 माइनस P2 बराबर, इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो अब टेम्परेचर में T1 का मान अधिक होता है, T2 का मान उससे भी अधिक होता है, T3 का मान कम होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का अंतर निकालते हैं तो ये हो जाएगा T1 माइनस TB अपॉन इधर हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस T, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो अंतर है वो अपन निकाल लेंगे, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। ये समीकरण बन गई। इस समीकरण से अपन यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा P जो होता है वो बराबर है किसके, डेल्टा TB के, डेल्टा TB के। और यहाँ पर अपन समीकरण नंबर इसको क्या मान ले, एक मान ले कि वाष्प दाब अवनमन जो है वो क्वथनांक उन्नयन के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यदि वाष्प दाब अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन भी एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है, अर्थात क्वथनांक उन्नयन भी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमारे पास संबंध हो गया किसमें, वाष्प दाब अवनमन में और क्वथनांक उन्नयन में, कि वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन के क्या होता है, समानुपाती होता है या बराबर होता है। उसके बाद हम यहाँ पर जो टॉपिक बनाते हैं वो हमारा टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन एवं अनुभाग में संबंध। एक बार आप इसे पुनः देखिए, देखो क्वथनांक उन्नयन और अनुभाग में यदि हम संबंध निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं कि वाष्प दाब और क्वथनांक में हम आरेख खींचते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो P0 है और विलायक का जो क्वथनांक है वो TB है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो साम्य अवस्था है वो A है। ये साम्य अवस्था ये दर्शाती है कि इस बिंदु पर विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये जिस स्थिति पे जाके बराबर होता है उस स्थिति को अपन इस डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन करते हैं कि उस विलायक में हमने कोई विलय मिलाया, तो विलय मिलाने पर वो बन गया हमारे पास विलयन।
तो वो विलयन होगा हमारे पास फर्स्ट के रूप में। अब हम जानते हैं कि जो विलयन जो होता है उसका जो वाष्प दाब होता है विलायक वाष्प दाब से क्या रहता है, हमेशा कम रहता है। कम कितना रहा, इतना रहा, ठीक है। यहाँ पर मिला दिया अपन ने, ये नीचे हो गया। अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इस दाब के बराबर करेंगे इसको, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जब ये बराबर हो जाता है तो इस बिंदु को हम डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ पे मिला देते हैं, तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है किसका, विलियन फर्स्ट का क्वथनांक के रूप में, कि इस क्वथनांक के मान पर विलियन फर्स्ट का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक विलियन और बना लेते हैं, उससे एक जो अलग से जो विलियन बना है उसकी सांद्रता क्या रखनी है, हमें अधिक रखनी है, यानी अधिक सांद्र हो गया। अब अधिक सांद्र हो गया तो विलियन जो सेकंड है उसका वाष्प दाब और भी कम हो गया, और कम कितना हुआ, इतना कम हुआ। अब इस वाष्प दाब को हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ा के इसको नीचे बढ़ा देंगे तो T2 के रूप में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखो दो प्रकार के दो त्रिभुज बन गए, एक बन गया त्रिभुज ADB और एक बन गया त्रिभुज AEC। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, समरूप माने जाते हैं, पैरेलल माने जाते हैं। जब ये समरूप है तो हमारे पास ये संबंध निकलता है इस आरेख से, इसमें अपन को ये मान रखना है और ये संबंध निकालना है कि डेल्टा P बराबर डेल्टा TB समीकरण नंबर 1 बन गई। अर्थात इस समीकरण से अपन ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब अवनमन जो होता है वो क्वथनांक विलयन के क्या होता है, समानुपाती होता है या बराबर होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर राउल्ट का नियम लगाते हैं। देखो राउल्ट के अनुसार राउल्ट क्या कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो मोल वृत्त के बराबर होता है, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब यहाँ पर हमें यहाँ पता है कि n जो होता है n बराबर होता है W अपॉन स्मॉल m और कैपिटल N बराबर कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। इन दोनों मानों को यहाँ पर रख देते हैं, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर यहाँ पर ये मान रख देते हैं अपन, तो ये मान आ जाएगा हमारे पास स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यहाँ पर नीचे कैपिटल W अपॉन ऊपर चला जाएगा कैपिटल M। अब ये है हमारे पास किसके रूप में, P0 के रूप में। इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, P0 माइनस PS बराबर P0 डॉट स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W, और ये समीकरण बन गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ये है हमारे पास P0 माइनस PS जो डेल्टा P की वैल्यू है, डेल्टा P की वैल्यू, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि डेल्टा टी बराबर, ये डेल्टा P की वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा P बराबर P0 डॉट स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। ये समीकरण नंबर हमारे पास 3 मान लो, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 3 से कर देंगे। ये वैल्यू रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस वैल्यू को उठा के इनपुट करना है, देखो P0 डॉट स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W, और ये समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण जो 4 है उसमें M और P0 ये है विलायक का अनुभार
विलायक का अनुभाग और P नॉट है विलायक का वाष्प दाब। अब विलायक के लिए ये दोनों राशियां जो होती हैं ये सामान्यतः क्या रहती है, कांस्टेंट है। विलायक के लिए विलायक का अनुभाग कांस्टेंट और विलायक का वाष्प दाब भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों को कांस्टेंट यदि मान लेते हैं तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर इन दोनों के स्थान पर एक हमें अलग से कांस्टेंट मानना है स्मॉल के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं स्मॉल के स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ये समीकरण होती है हमारे पास समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण जो 4 है उस समीकरण 4 में हमारे पास एक वैल्यू है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बराबर n, यानी ये हो गया विलय के मोल, और एक है हमारे पास यहाँ पर कैपिटल W, ये हो गया विलायक का भाग, विलायक का भाग। और जो K है यहाँ पर इस K को अपन मान लेते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक, सॉरी इसको अपन उन्नयन स्थिरांक ही बोलेंगे। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हम आगे निकालेंगे अभी। उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब देखिए यदि अपन ये मान लें कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बराबर 1 और w बराबर भी 1 ग्राम, तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 है हमारे पास डेल्टा टीबी बराबर स्मॉल के इंटू 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन, चलो एक बार यहाँ पर एक ही रखना है 1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टीबी बराबर t, और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 5। यानी जब विलय के 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उस स्थिति में क्वथनांक जो उन्नयन है वो उन्नयन स्थिरांक के क्या रहता है, बराबर रहता है, जो कि सैद्धांतिक तौर पे सही माना जाता है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ऐसा संभव नहीं है। दोबारा सुनिए, ये जो समीकरण 5 जो आती है, ये समीकरण 5 सैद्धांतिक तौर पे सही है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ये सही नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रायोगिक तौर पर अपन 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय को नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 मोल विलय में अणुओं की संख्या होती है अवगाह्य संख्या के बराबर, यानी 6.023 into 10 की पावर 23 अणु प्रति मोल, यानी 1 मोल में इतने अणु होते हैं। इन अणुओं की संख्या को अपन 1 ग्राम में आसानी से नहीं बोल सकते, इसलिए इस चीज को अपन सैद्धांतिक तौर पे सही मान सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर इसे हम सही नहीं मान सकते। अब जब इसे हम सही नहीं मान सकते तो अपन देखो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ये ले सकते हैं कि यदि W अपॉन स्मॉल m बराबर 1 मोल और कैपिटल W बराबर 1000 ग्राम, ये यदि स्थिति अपन यहाँ पर लेते हैं तो हमारे पास समीकरण जो 4 है उस समीकरण 4 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी बराबर k इंटू 1 अपॉन 1000, ये लिख देंगे।
ठीक है। अब देखो ये राशि की हमारे पास कांस्टेंट के रूप में, तो इसके लिए अपन एक अलग से कांस्टेंट लेते हैं के। तो यहाँ पर अपन इस 1000 को जब इधर गुणा कर देते हैं तो के बराबर के बी इंटू 1000, ये हमारे पास एक नई वैल्यू निकल के आती है। इस k के मान को जब हम समीकरण नंबर 4 में रखते हैं तब हमारे पास मान निकल के आता है कि डेल्टा टीबी बराबर k का मान है हमारे पास के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारे पास समीकरण निकल के आती है। अब इस समीकरण की सहायता से हम डेल्टा टीबी का मान ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा टीबी का मान है पूछ कर मुझे m का मान पूछता है, तो इसमें m बराबर केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। विलय का अनुभाग भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए अपन थोड़ा सा और परिवर्तन करें। इसमें हम थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। तो देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली ये वैल्यू हमारे पास आती है किसके रूप में, मोलरता के रूप में, यानी मोलरता स्मॉल n बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल n इंटू कैपिटल W। ये मोलरता है और ये विलय का अनुभार है, विलय का अनुभार, क्योंकि दोनों स्मॉल m के द्वारा डिफाइन करने पड़ रहे हैं आपको, क्योंकि मोलरता को भी स्मॉल m के द्वारा डिफाइन करते हैं तो विलय का अनुभार स्मॉल m के द्वारा डिफाइन करना पड़ रहा है। ये सूत्र बनता है हमारे पास मोलरता का, तो इस स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, मोलरता। तो डेल्टा टी बराबर केबी इंटू स्मॉल m, ये हमारे पास फाइनल सूत्र बनता है किसके लिए, क्वथनांक गुणन के लिए। यहाँ पर जो केबी है ये क्वथनांक वितरिक स्थिरांक, क्वथनांक वितरिक स्थिरांक इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी इसको बोलते हैं इस तरह जब मोलर उन्नयन स्थिरांक, और इसकी जो मात्रक होता है वो होता है के जी मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। इस प्रकार से आप लोगों का ये जो टॉपिक है वाला ये संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। आप लोग इसको तरीके से पढ़िएगा। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको बार बार या 2 या 3 बार देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।